Do 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 do. So demystifying tech recruitment. अच्छा, ये बड़ा टॉपिक है और काफ़ी वाइड रेंजिंग है। तो मैंने जो यहाँ पे अटेम्प्ट किया है वो इसको समराइज़ करने की कोशिश की है। और तो इसमें काफ़ी चीज़ें रह भी गई हैं, काफ़ी गैप्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने डिलिबरेटली उनको इंक्लूड नहीं किया है, जस्ट टू कीप थिंग कोहेरेंट और सिंपल रहे ताकि वो जहनों में बैठ सके। स्टिल इसमें कोई 28 स्लाइड है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। So that's why I think there will be gaps, but the aim is to keep the whole thing a bit coherent, ताकि ताकि जहन में बैठे और you don't feel like कि ओवरलोड हो गए, बहुत सारी चीज़ें, अब इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट कौन सी नहीं है। तो तो दैट्स बीन द पॉइंट। तो स्लाइडें भी थोड़ी सिंपल है। होपफुली मैं ज़्यादा बोलूँगा और होपफुली आपको अगर कोई सवाल होगा तो आप पूछेंगे, राइट। अगर कोई आवाज़ में किसी को मुश्किल हो सुनने में या कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप माइक ऑन करके बोलिए, ताकि मैं फिर अपने साइड से एडजस्ट कर लूँगा। सो सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज मैं कैट प्रोफेशनल के थ्रू ही आया हूँ एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन माई ओन बिहाफ। तो दैट्स सबसे की इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो आई हैव वर्कड फॉर दोज कंपनीज, राइट। तो लेट्स गो थ्रू हु आई एम। मैं अपना बैकग्राउंड पहले बताऊँगा ताकि कॉन्टेक्स्ट सही बन जाए। और आई थिंक माई बैकग्राउंड इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर, रेलेवेंट हियर, तो उसकी वजह से। सो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में किया था, फास से 2006 में पास आउट किया था वहाँ से। फिर मैंने कराची में काम किया था, वर्क फॉर TPS एंड a couple of other companies. And then in 2006-2007 में, like it says 2006, actually 2007 में I moved to UK। और फिर UK में आके मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी में काम किया है, और जिसमें स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ी भी हैं। तो एक कंपनी थी ड्रेसर जहाँ पे मैंने काम किया था, वहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस होती थी, उनके ऊपर मैं हमारा काम होता था। और ये एक छोटी कंपनी थी उस टाइम पे, अब ग्रो कर गई है। और उसके बाद फिर एक और कंपनी है अंडू, वो भी एक स्टार्टअप है कैम्ब्रिज में, वहाँ पर मैंने काम किया था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था। वहाँ पे डीबगर्स जो होते हैं, जैसे GDB आपने सुना हो अगर, तो उनका अपना एक डीबगर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। और नॉर्मली ये होता है कि डीबगर्स में आप जब डीबग सेशन में होते हो तो आप सिर्फ आगे ही जाते हो, यू जस्ट गो फॉरवर्ड। लेकिन एंडू के अंदर जो डीबगर था, द थिंग दैट, जो उनकी मेन प्रोडक्ट थी, वो ऐसी थी कि आप उसमें पीछे भी जा सकते थे, प्रोग्राम में आप बैकवर्ड्स भी जा सकते थे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आप पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड कर सकते थे, ताकि आप वो एग्जीक्यूशन फिर कहीं और रिप्ले करें, ताकि आपका डिबगिंग में आपको वो रेप्लिकेट करने में मुश्किल ना हो। और उसके अलावा फिर मैंने टॉमटॉम में भी काम किया था, जो कि नेविगेशन इक्विपमेंट बनाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर उनके स्पोर्ट्स वेयरेबल्स पे काम किया था, स्पोर्ट्स वॉचेस पे मैंने काम किया था। और उसके अलावा ये छोटी सी कंपनियाँ थी। फिर मैंने बड़ी कंपनियों में भी काम किया है, जैसे अमेज़न में मैंने उनके क्लाउड्स जो ई-कॉमर्स है उस पे मैंने काम किया है। मोस्टली वहाँ पर काम मेरा उनके सर्वर साइड पर था, और उनकी जो ई-कॉमर्स की का जो बैक एंड है उसके ऊपर मेरा काम था। तो AWS और इनके रिसोर्सेज और नो SQL डेटाबेसेस, इस तरह की चीज़ें, इन पे मेरा मेनली काम था। मेनली सर्वर साइड, C++, जावा, इस तरह की चीज़ें थी। फिर मैंने फेसबुक पे काम किया था। तो फेसबुक में मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे। तो उनमें से एक लिनक्स कर्नल पर था, जो कि मेन अपस्ट्रीम लिनक्स कर्नल है। उसके ऊपर मुझे कुछ चीज़ें बनाकर मैंने कुछ पैचेस भेजे थे, जो कि फिर एक्सेप्ट भी हो गए। वो दे वेंट थ्रू फेसबुक। और उसके अलावा फिर इंटेल का उनके अपने डिवाइसेस थे जो कि इंटेल CPUs के बने हुए थे, और उनके लिए बूट फर्मवेयर लिखना था। मतलब आपको सिलिकॉन मिल गया है, हार्डवेयर मिल गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। तो उसके ऊपर पहला पहला जो इंस्ट्रक्शन चलेगा, पहला जो सॉफ्टवेयर लगेगा, आई वर्कड ऑन दैट। ठीक है ना। तो बेसिकली ब्रिंगिंग अ डेड पीस ऑफ सिलिकॉन टू लाइफ,
दैट वाज माय जॉब एट फेसबुक। फिर मैं तकरीबन 3 सालों से गूगल में काम कर रहा हूँ, और गूगल में मेनली मेरा एंड्रॉयड और फ़ोन के साइड पर मेरा काम है, और उसमें भी मेरा बूट लोडर, फर्मवेयर, लिनक्स कर्नल और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनके ऊपर मेरा काम है, और हाइपरवाइज़र पे काम है। तो ये मेरा रफली टेक्निकल स्पेस है। अम, मैं हमेशा टेक साइड पर ही रहा हूँ, मैं कभी भी रिक्रूटमेंट साइड पर नहीं रहा हूँ, पर आई नो अबाउट रिक्रूटमेंट क्योंकि मैं खुद उन प्रोसेसेस से गुजरा हूँ, और फिर मैंने जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो उनमें भी मैंने हिस्सा लिया है। तो जैसे हायरिंग होती है तो उस पर भी मैंने हिस्सा लिया है इन कंपनियों में। तो मेरा जो एचआर का व्यू है वो इनसाइडर व्यू नहीं है, वो आउटसाइडर व्यू है, लेकिन स्टिल इट्स एन इनसाइडर व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आई हैव बीन इन दोज कंपनीज एंड आई हैव वर्कड डायरेक्टली विद एचआर पीपल and I've actually taken part in interview processes and so on and so forth. Sorry. तो always been on tech side, और tech side पे मेरा as you can see quite broad experience है, going from like gaming engines to like server side पे या user space facing application से लेके फिर बहुत ही low level C और assembly पे भी मेरा काम है, right? So this is the overall view of what are we going to cover. 3 sections है, तो the idea is to cover both the recruitment process, वो किस तरह होता है और उसकी क्या details हैं, and also cover the candidate's view कि if you are going for an interview in one of those companies, how would you go about you know preparing, and interview का process क्या होता है, और आपको किस तरह उनमें success मिल सकती है। तो it's mostly based on my own experience and the people I've talked to, और फिर ऑब्वियसली जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था उसमें मैंने खुद के लिए रिसर्च की थी, तो काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मैंने तब यूज़ किए थे, तो इट्स अमेलगमेशन ऑफ माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दीज कंपनीज। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे किस तरह का मिक्स है, हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम from non-technical background, like HR related background. पर आई एम गेसिंग, जहाँ तक मैं देख रहा था लिंक्डइन वगैरह पे, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नॉन टेक्निकल एचआर के बैकग्राउंड से भी हैं। सो आईड से इनमें से 2 सेक्शन जो हैं दे आर रिलेटेड टू नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो एचआर से रिलेटेड है, और फिर फाइनल वाला है दैट स्टिल द होल प्रेजेंटेशन इज नॉन टेक्निकल, उसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो है वो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट शुड ऑल्सो इन्फॉर्म somebody who's working on HR side, or somebody who's a manager wanting to hire somebody, right? So that's the overall summary. Any questions so far? Okay, I'll take it as a no. Right, so पहला section है what are we recruiting for? तो this is basically to understand कि हाँ ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे हम कवर करेंगे और कैंडिडेट पर्सपेक्टिव भी कवर करेंगे, लेकिन ये सारी गेम क्या है, what is the whole thing about, ठीक है ना? तो we'll be focusing on the recruitment process of the जिसको कहते हैं बिग टेक या बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज, राइट? तो उनके लिए डिफरेंट एक्रोनिम्स यूज होते हैं, वन ऑफ देम इज फाउंड, जो कि प्रोमो में भी, इसके एडवर्टीजमेंट भी था स्टॉक की। तो इट्स बेसिकली अ फ्रेज व्हिच इज एन एक्रोनिम दैट वाज इन्वेंटेड बाय समबडी ऑन अ न्यूज़ चैनल, बिजनेस न्यूज़ चैनल पे कोई एंकर है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और it stands for Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google. But this talk is not limited to these companies. और भी बड़ी कंपनियां हैं, Microsoft जो इसमें अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं है इस एक्रोनिम में, ट्विटर है, चाइनीज बहुत बड़े जायंट्स है, ठीक है, हुआवे, बाइटांस वो टिकटॉक वाली कंपनी, अलीबाबा, टेंसेंट, ठीक है ना, बाइडू, उबर, शाओमी। तो ये सारी इवन जो चाइनीज दे आर बिग टेक जायंट्स, और उनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है। सो ऑल ऑफ these things, और उन सब के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो
काफ़ी सिमिलर सा है। द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट दे वांट इज़ वेरी सिमिलर और उनकी आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन भी है। तो इनके डायनामिक्स जो हैं वो बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन बिटवीन देमसेल्व्स एंड बिकॉज़ ऑफ द टाइप्स ऑफ पीपल दे आर लूकिंग फॉर, तो उनके डायनामिक्स आर सच दैट देयर होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ सिमिलर। um, थोड़ी-थोड़ी वेरिएशंस हैं, थोड़े-थोड़े टचेस हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स ऑल प्रीटी मच द सेम। तो मैंने इनमें से जैसे हमको बताया, मैंने फेसबुक, अमेज़न और गूगल में काम किया है। इन तीनों में मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, वो थोड़ी-थोड़ी वेरिएशन से डिफरेंट था। तो सबसे पहले मैंने जब अमेज़न में इंटरव्यू दिया था, तो मुझे काफ़ी नई चीज़ें सीखनी पड़ी थी, काफ़ी नई चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड करनी की पड़ी थी मुझे। फिर जब फेसबुक में इंटरव्यू हुआ, तो वो सब चीज़ें सेम ही थी, तो मुझे कोई नई चीज़ सीखनी नहीं पड़ी। और फिर जब गूगल में हुआ तो अगेन इट वाज़ द सेम थिंग। तो कोई सो दे बेसिकली हैव दिस फंडामेंटल स्ट्रक्चर इनका सेम ही है। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू दीज़ कंपनीज़ डू, राइट? अम, और क्योंकि हम जब हायर करते हैं तो हायर किसी न किसी काम के लिए करते हैं, तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या है, उसका एंड टारगेट क्या है? तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर कि उनका नेचर ऑफ टेक्निकल वर्क क्या है उन कंपनीज़ का। The reason that is important to understand this is because having worked in startups and having worked in these big companies, I can see that the nature of technical work in these two places is quite different. काफ़ी fundamentally different है। इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, तो आई हैव सीन क्वाइट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट्स टेक सेक्टर में। सही है ना? तो one of the key things that I think differentiates these companies from ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मकसद इट गोज बियॉन्ड व्हाट द वर्ड जस्ट सेज। आप ये समझ लें कि ये सारा गेम ही ओनरशिप का है वहाँ पर। तो बेसिकली जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे कोई हर प्रोडक्ट के पीछे कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट के पीछे इंडिविजुअल्स हैं। एंड कितना भी वो कह लें टीम वर्क है दिस एंड दैट, ultimately it's individuals who are using their own initiative to drive their own components जिनको वो own करते हैं, and the result is जब वो components आपस में साथ मिलके काम करते हैं, that's the teamwork part. So that's very important to understand कि वहाँ पर consensus से काम नहीं होता, वहाँ पर individual drive से काम होता है, and that's very very important. तो इस once you start understanding this, तो काफ़ी चीज़ें जहन में क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। इससे पहली बात सबसे ज़्यादा क्लियर ये होती है कि जो लोग उस कंपनी में हों, उनके अंदर ड्राइव हो, राइट? दे शुड बी एबल टू, उनके अंदर खुद एक जज्बा हो, दे शुड हैव देयर ओन विजन, उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग हो टेक्नोलॉजी की, एटलीस्ट जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, किसी हद तक अगर वो छोटे लेवल पर हैं तो उनका छोटा, लेकिन उनका अपना विजन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अगर उनके अंदर वो इंडिपेंडेंस नहीं है, इफ दे डोंट हैव अ वे टू व्यू टेक्नोलॉजी, उनके पास अपना ओपिनियन नहीं है, वो सिर्फ जो उनको बोला जाता है वैसे करते हैं, तो स्ट्रेट अवे दोज आर नॉट द टाइप ऑफ पीपल दैट दीज कंपनीज वांट। अब इसके कहने का ये मकसद नहीं है कि वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं होते, बट इफ दोज पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू सर्वाइव देयर, और इवेंचुअली दे फाइंड देयर वे आउट ऑफ दोज कंपनीज एंड गो एल्सवेयर। ठीक है ना? या कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर विजन और ड्राइव होता है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन देयर करियर दे लूज दैट, एंड देन अगेन दे हैव टू फाइंड सम अदर प्लेस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने काम को ओन करें। और दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट लाइक फैक्ट्री लाइन कि भाई आपको, जैसे फैक्ट्री लाइन में ये होता है कि एक गाड़ी आ रही है तो गाड़ी का टायर का जो एक स्क्रू है वो एक आदमी लगाएगा, दूसरा स्क्रू दूसरा आदमी लगाएगा, तो आप सिर्फ स्क्रू लगा रहे हो, तो आपको ओवरऑल पता नहीं है कि, आपको पता है आप गाड़ी बना रहे हो लेकिन ओवरऑल आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपके पास एक छोटे छोटे हिस्से में कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह इट डजंट हैपन लाइक दैट इफ यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग कंपनीज। वहाँ पे ये होगा कि ऑल्दो मे बी स्टार्ट में आपको इस तरह का काम दिया जाए जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू ओन समथिंग, और वो पूरी आपको टेक ओवर करनी पड़ेगी वो चीज़।
मिसाल इसका इस तरह है कि एक कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया था कि एन इंडिविजुअल जब वो अगर कोई कारपेंटर है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरी कुर्सी बनाना चाहता है। ही डज़न्ट वांट टू जस्ट कि एक कुर्सी की टाँग उसने काट के रख दी। ही डज़न्ट वांट टू डू दैट। ही वांट्स टू बिल्ड द होल चेयर। तो उसका लकड़ी कहाँ से आएगी, वो कहाँ से सोर्स होगी, कुर्सी की डिज़ाइन क्या होगा, उसमें किस तरह के कुशन लगेंगे। द होल थिंग हैज़ टू बी टेकन ओवर बाय द पर्सन हु इज़ अ कारपेंटर। तो तभी आप काम में वैल्यू फाइंड करते हो। तो आई थिंक आई हैव ओवर एम्फसाइज्ड दिस पॉइंट, बट लेकिन इट्स वर्थ ओवर एम्फसाइजिंग दिस, क्योंकि ये बहुत ईज़िली मिस हो जाती है और काफ़ी क्लीशेड अल्फाज में ये गुम हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट क्वाइट इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि इन कंपनीज़ में जहाँ तक मैंने नोट किया है, तो most of the work is defined by and monitored by people who are themselves technical. तो वहाँ पे मैनेजर्स भी टेक्निकल हैं, ठीक है ना? उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है? मेरा जो मैनेजर है, उसका जो मैनेजर है, ही इज़ अ डायरेक्टर, और ही हिमसेल्फ टेक्स पार्ट इन डिबगिंग सेशंस। वो खुद सजेस्ट करता है चीज़ें और वो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं। तो काफ़ी हाई लेवल तक मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी टेक्निकल है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो समझ सकें कि इंजीनियर काम क्या कर रहा है। और इसके अलावा आपके टीपीएम्स होते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो कि जिनका काम होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, इंफॉर्मेशन का फ्लो मैनेज करना, सही है, मीटिंग सेटअप करना। तो वो लोग, उनका काम एज़ सच दे डोंट हैव टू बी टेक्निकल पीपल, बट दे टू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन, ठीक है ना, टेक्निकल डोमेन। उसके अलावा प्रोडक्ट ओनर्स हैं या प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट डिवाइस करते हैं, जो सोचते हैं नए आइडियाज़, उनका काम ही ये होता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे सुंदर है, गूगल का सीईओ, ही उसका बैकग्राउंड जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है। दे आर आल्सो वेरी टेक्निकल पीपल, उनकी डिग्रियां भी टेक्निकल होती हैं, उनको काफ़ी इंसाइट होती है प्रोग्रामिंग की। तो ओवरऑल सारे लोग जो हैं वो दे आर वेरी टेक्निकल। इज देयर अ क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है? Okay. So the whole setup is driven by and run by, monitored by technical people. तो सब जो है जब बात करते हैं तो सब एक वेवलेंथ पर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कंप्लीटली डिफरेंट साइड से आ गया और उसने कुछ और नई बात कर ली है जो कि किसी को समझ ही नहीं आ रही हो। और एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स टेक कंपनीज फ्रॉम, लेट्स से, बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ठीक है ना? बड़ी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम हो रहा है, लेकिन वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट इतना अट्रैक्टिव नहीं समझा जाता, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जिनका कोई इतना डीप टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट डोमेन्स में हो रही होती है एट द सेम टाइम। तो चीज़ें कभी कहाँ जा रही, कभी कहाँ जा रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर एंड में सरप्राइजेस मिलते हैं। लेकिन इफ़ द होल, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी टेक्निकल है, तो हर सारी कम्युनिकेशन एक ही डोमेन में हो रही है, एवरीबॉडी इज इन सिंक। So these, I think, are the two biggest things that differentiate these tech companies from other work environments. अच्छा, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो है टेक लेवल्स। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टेक लेवल्स होते हैं, सही है ना? आपके मिसाल के तौर पे ये इंजीनियरिंग टेक लेवल्स हैं, ठीक है ना? और ये एक वेबसाइट है levels.fyi, वहाँ पे आप जाकर यू कैन डू कंपैरिजन ऑफ मेनी डिफरेंट अदर कंपनीज एज वेल। यहाँ पे मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं उन कंपनियों के मैंने नाम लिखे हैं। सो हियर यू कैन सी कि एवरीथिंग स्टार्ट्स आउट एट अ एंट्री लेवल, ठीक है ना? फिर एंड इट गोज ऑल द वे अप टू गूगल, लाइक जैसे गूगल में गूगल फेलो है, डिस्टिंग्विश इंजीनियर इन अमेजोन। तो उसमें आप देखें कि अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैव कॉमन, एक ही उनका पैटर्न एक ही है, मोर और लेस। अगर हम गूगल को फेसबुक से कंपेयर करें तो उनका गूगल का L3, फेसबुक का E3 सेम। फिर अच्छा, ये होता है एंट्री लेवल, सही है ना? फिर आता है L4 गूगल के अंदर, और ये हो गया आपका जूनियर इंजीनियर, मिड लेवल इंजीनियर, इसको लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये।
L3 is junior engineer, ये mid level engineer है. फिर then you come to L5 which is senior engineer, which is E5 in Facebook, and then you go to staff and so on and so forth. कहीं कहीं ये differences आना शुरू हो जाते हैं, but more generally जो है they are all equivalent. फिर Amazon में भी वही है. Microsoft में जो अर्ली स्टेजेस हैं वो छोटे हैं. छोटे होने का मतलब ये कि उनके प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली उनका काम स्टिल वही होता है जो कि अगर समझें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं ग्रेड, लेकिन अगर 60 ग्रेड का कोई बंदा होगा तो ही विल स्टिल फिट इनटू L3 इन गूगल या E3 इन फेसबुक या ST1 इन अमेजोन, पर उसका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा. तो मे बी उसकी तनख्वाह जो है वो 59 पे कम हो, 60 पे ज़्यादा हो जाए, राइट. मे बी दैट्स अ वे टू मोटिवेट पीपल, पर अल्टीमेटली जो काम होगा वो वही होगा उनकी. अगर इफ ही लीव्स वन कंपनी टू जॉइन अनदर कंपनी तो वो उसी लेवल में फिट होगा. यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की ये है कि जो अर्ली स्टेजेस हैं, इफ़ यू आर लेट्स से फेसबुक में तो ये काफ़ी क्लियर होता था. इट्स काइंड ऑफ अनरिटन रूल, लेकिन इतना अनरिटन नहीं था कि किसी को समझ ना आए, सबको पता ही होता था. वो ये थी चीज़ थी कि अगर आप E3 में हो तो within roughly 18 months you have to move to E4. If you don't, you'll probably find it hard to survive there. ठीक है ना. अगर आप E4 में हो, again you have 18 months to move to E5. Otherwise you will be managed out. फिर E5 में आप आ गए तो then you're stable. तो this is nothing official, लेकिन um, it was unwritten rule और वो चलता भी था, मतलब सबको पता था. So that's one thing that is interesting. सिमिलर प्रोसेस दूसरी कंपनीज में भी है, वन वे और अनदर. ठीक है ना. अमेजोन में भी है. ये ऑफिशियली दे कांट से बिकॉज फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं. बट द पॉइंट इज कि आई एम गेसिंग इसका रीज़न ये है कि जो अर्ली स्टेज में लोग हायर होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है. लोगों ने अपना करियर पाथ चूज़ नहीं किया वो होता मे बी. काफ़ी लोग जो है वो, और बहुत वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इन लेवल्स पे होती है. तो ये ना यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं या फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस के लोग होते हैं. तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम में जब रिक्रूटमेंट हो रही हो और एक पर्टिकुलर बकेट में, और फिर उन लोगों को अपना फुल करियर पाथ भी पता ना हो, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. बहुत रीजंस होते हैं कि वो आगे परफॉर्म ना करें. एंड आई थिंक दैट्स रीज़न वाई कि ये प्रेशर होता है कि आपको आगे प्रमोट होना है ताकि आप फोकस अपना बनाएं. वंस यू आर इन L5 E5 तो आपका फोकस इतना बन चुका होता है कि देयर इज नो नीड टू इन्फोर्स दैट प्रोग्रेस ऑन यू. आप खुद ही अपने करियर को ड्राइव कर रहे होते हो. और दूसरा ये भी होता है कि नॉर्मली E5 या L5 या STE3 इस लेवल पर जो लोग होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल होती, मतलब उनकी फैमिलीज होती हैं, घर होते हैं, मॉर्गेज होते हैं. तो दे आर नॉट लाइकली टू काइंड ऑफ स्विच करियर या अपना मतलब कंप्यूटर साइंस को छोड़ के वो फाइनेंस की तरफ नहीं चले जाएंगे फॉर एग्जांपल. सही है ना. तो दे आर क्वाइट स्टेबल एनीवेज. तो उनके अदर जो लाइफ के दूसरे प्रेशर्स होते हैं वो भी इनको उसी पोजीशन में रखते हैं. तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू इन्फोर्स दैट क्विक प्रोग्रेस, लेकिन एटलीस्ट E3 E4 में ये होता है. तो so what is an engineer's career path, right? So this is basically wrapping up what we are recruiting for. तो engineer का career path ये होता है कि once you start working you have to quickly find your own niche. सही है ना. किसी भी लेवल पर आप आओ, आपको शुरू में कुछ काम दिया जाएगा, but soon after that you have to find your own area. अपना कुछ ना कुछ कोड पकड़ दो और उसको इम्प्रूव करो और उसके ऊपर प्रोग्रेस शो करो. ये कोई आपको बताएगा नहीं. दैट्स समथिंग यू हैव टू डू. ठीक है ना. कुछ लोगों को अगर ये समझ नहीं आती या इसके रिलेटेड कोई सवाल होते हैं देन दे गो आस्क फॉर अ मेंटोर. कोई इनको हेल्प करने आ जाता है. you have a lot of ways to figure this out, but ultimately this is what you have to do. You have to find your own space and start working on that. अपना एक एरिया ढूंढना होता है.
जैसे मैंने बताया जूनियर मिड लेवल अर्ली मिड लेवल इंजीनियर्स को प्रमोट होने के लिए 18 से 24 महीने होते हैं. इफ दे डोंट डू इट then they are in trouble. So I think that wraps up what we are looking for, what sort of talent we are looking for. तो हमें मतलब मिसाल के तौर पर हमें ये पता चला है कि लोग ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हों ऑब्वियसली, जिनके अंदर कोई विजन हो, अपना इंडिपेंडेंट व्यू हो चीज़ों को देखने का, और ये हो कि दे शुड बी कमिटेड. ऐसा ना हो कि वो कहीं और उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाए. Any questions so far? There is something in chat मैंने देखा नहीं. Okay. Very good. Right now मैं थोड़ा यहाँ पे break लूँगा. I'll let Asad come online or to explain how Get Professional works. और उसके बाद फिर we'll continue with recruitment process and the rest of the things. So I'll stop my video and I'll stop my mic as well and let Asad come on. मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, Okay. yes, की आवाज आ रही है. Okay. Thank you, Akash. Assalamu alaikum, people. Myself, Mohammad Asad Qureshi, and I'm from Get Professional, and I'm working here with last 7 months. My duty is to look forward business development activities, and my objective here is to tell you about the Get Professional and what we do. So, many professionals want to add a skill set in their resume. Many students want to learn a certain skills or add a professional training before stepping in the corporate world. So the corporate and HR at the same time look out for some professional training session for their employees on the regular basis, but they don't know which training is the best for them or how and where can they get this training from. So the Get Professional is a consultancy and training firm where we focus to provide customized or tailor-made training session as per the client requirement. And Get Professional has already conducted many training sessions in various sector and planning, to provide training for ICT sector, banking, including cement, fertilizer, steel, chemical, machinery, and food processing, and etc. And we have many recruiting clients. We have many recurring clients that request us regularly from training for Get Professional because we have we have built up a very good and strong trust relationship between Get Professional and its client. For that, we bring best trainer from software industries and IT field to provide you training and certification on the topic you are looking for. And now I am really pleased to announce that Get Professional is offering free session for you to help you learn new skills, polish and improve your skills as per new technologies. Right now, I am on the slides. I have mentioned the Get Professional Eventbrite page. So, and also I have posted this link on the chat box, so you can see you can now register yourself from this link. If you click on this link, so you will be able to see our all upcoming events. So in next slides, I want to show you the clients. These are our recurring clients and they are very happy. तो इन लोगों को हम कर चुके हैं ट्रेनिंग्स और इवन हमारी अभी इस मंथ में भी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो कि लाइन अप हैं, जिसके साथ हमारी इसमें बाइके के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग जो है इस मंथ लाइन अप है. एंड एक्सेप्ट ऑफ दिस, these are our social media pages. I have written
my YouTube Get Professional YouTube channel link. I am requesting you all to please take 1 minute and subscribe our channel. And I am also showing you this is our YouTube channel. If you subscribe from these channels, you will get these all videos free, and we will be uploading some other video gradually. So मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग, मैंने जो है लिंक है वो मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो आप यहाँ पर आएँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आके अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि अभी जो हमारी वीडियोस हैं, जो ये सारी वीडियोस आप ये देख सकें, और जो ये भी रिकॉर्डेड वीडियो कुछ दिनों में यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगी। इसके अलावा वीकली हमारे सेशंस होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसको हमारी वीडियोस को भी लाइक करें। उसके अलावा ये हमारा इवेंट पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप उस पर लिंक पे जो मैंने आपको सेंड किया है दूसरा इवेंट ब्राइट का, अगर यहाँ पर आप उसको मैं आप यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में आप उस लिंक को यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर आते हैं, जिसमें हमारी चारों ट्रेनिंग जो हैं, जो हमारी लाइनअप है, वो आपको शो हो रही होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर भी आएँ, और अब जो बाकी हमारे सेशंस हैं मैं आपको उसके बारे में बता दूं, जो अपकमिंग इवेंट्स हैं हमारे। So ASP.NET MVC with .NET Core, which will be conducted by Mohammad Yusuf bin Azhar. He is a co-founder and CTO of Gyrosort, जो कि 26 मार्च को ये सेशन कंडक्ट करेंगे, और ये सेशन जो है इसकी टाइमिंग भी 4 बजे की होगी। Second one is DB administration and query optimization, which will also conducted by Mr. Rahim. He is also owner of Gyrosort. He will be conducted this session on March 30. So requesting you all who is interested in this session, please register themselves. And third one, and third is UX design and best practices, which will be conducted by Mr. Arif Samad on April 9. So requesting you all, तो आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर इंतजार कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सेशंस में, तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, और मैंने लिंक जो है वो मैंने चैट बॉक्स में जो है मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा भी हमारे कुछ सेशंस हैं जो कि लाइनअप हैं, वो अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ उस वजह से मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करें। तो हमारे 3-4 और फ्री सेशंस हैं जो कि लाइनअप हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ब्राइट इवेंट के उस पर पेज पे डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so thank you, Kash, for giving me time. So I'm stopping my screen there. Thank you. Thanks so much. Thanks, Asad. It's definitely quite interesting जो आप कर रहे हो. So I think it's quite good. काफी में sessions free भी हैं, so that's pretty cool. Right. So coming back to our presentation, right? So the recruitment process, the main meat of this presentation, जो main इसका process क्या होता है? Now this is agnostic of whether you're looking at it from a recruiter's point of view or you're looking at it from a candidate point of view, but it's mainly from the company's or hiring point of view. क्योंकि इसमें वो चीज़ें भी हैं जो कि normally candidates को पता नहीं होती हैं, but they're not secrets anything. इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि ये confidential information है. In fact, जहाँ पर जो भी हम discuss कर रहे हैं वो सारी well known information है anyways. But it's just that I've been through this, तो मैं अपना point of view बता रहा हूँ यहाँ पर. Right. So what's the recruitment process? उसके लिए let's first take a look at who's involved in recruitment process. तो उसमें अगर ये एक फिल्म है तो फिल्म के कैरेक्टर्स कौन है, सही है ना? तो उसमें obviously हीरो उसका कैंडिडेट है, the person who's going through the interview. फिर इसका विलन है recruiter. So recruiter is the HR person, जो कि so they are not the hiring managers, right? So these are people who work in HR.
तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिक्रूटर। फिर हायरिंग मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर जिनकी टीम में हेड काउंट है, हेड काउंट मतलब जिनको जगह जिनके पास जिनको बजट एलोकेट किया गया है इंजीनियर्स हायर करने के लिए, तो हायरिंग मैनेजर्स हैं। फिर इंटरव्यूअर्स हैं, एंड दे कैन बी मैनेजर्स देमसेल्व्स बट दे आर यूजुअली इंजीनियर्स। फिर हायरिंग कमिटी है, और हर बड़ी कंपनी में एक हायरिंग कमेटी होती है, और डिसीजन जो है हायर या नो हायर का वो हायरिंग कमेटी ही करती है। और फिर हायरिंग के बाद कौन सी लेवल पर रखना है बंदे को या बंदी को, वो भी हायरिंग कमेटी डिसाइड करती है। और फिर है कंपनसेशन कमेटी, जो कि जिसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका जो फाइनल पैकेज है कि आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, आपकी सैलरी क्या होगी, स्टॉक क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंपनसेशन कमेटी डिसाइड करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज है ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू हो जाए। लाइक एज ए कैंडिडेट आपका इंटरव्यू हो जाए, एज ए रिक्रूटर यू फाइंड समबडी वर्दी ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना। ये होता है इसको लैंडिंग इंटरव्यू। उसके बाद ये रिक्रूटर से फ़ोन कॉल, ये प्रिलिमिनरी फ़ोन कॉल होती है, इसमें कोई भी इंटरव्यू टाइप कोई चीज़ नहीं होती है। फिर होते हैं फ़ोन स्क्रीन्स, एक या दो डिपेंडिंग, ठीक है ना। ये इंटरव्यूज़ ही होते हैं फ़ोन स्क्रीन्स। फिर ऑन साइट इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक हायरिंग कमेटी के पास जाती है, लाइक टोल्ड यू, एंड दे मेक द डिसीजन। फिर वो अपना डिसीजन सेंड करते हैं कंपनसेशन कमेटी को, जो कि फिर डिसाइड करते हैं कि भाई इसको कितने पैसे देने चाहिए बंदे को। फिर आपको ऑफ़र पता चलती है और आप नेगोशिएट करते हो ऑफ़र, और फिर आप टीम सेलेक्ट करते हो। अब टीम सेलेक्ट के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि इट कैन बी आफ्टर ऑफ़र और कैन बी बिफोर ऑफ़र, या फिर ये पूरे प्रोसेस से पहले ही टीम सेलेक्ट की हुई होती है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इट वेरीज टीम सिलेक्शन का स्टेज जो है। एंड देन आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा या बुरा दिन शुरू होता है जब आप काम शुरू करते हो। लैंडिंग द इंटरव्यू, तो उसमें सॉरी मेरा अभी गैप आ रहा है क्योंकि मैं रियलाइज़ किया कि काफ़ी चैट पे कन्वर्सेशन हो रही है, तो आई विल कीप चेकिंग द चैट। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप एज़ यू वर डूइंग बिफोर आप वहाँ पे रखते जाएँ, और आई विल ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज़ वेल। तो लैंडिंग द इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू किस तरह आप एज अ रिक्रूटर हाउ वुड यू फाइंड द कैंडिडेट, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं। सो यू गेट पीपल अप्लाइंग फॉर योर जॉब्स, ठीक है ना। तो जैसे हर बड़ी कंपनी अमेज़न वगैरह की एक वेब पेज होता है, उसकी वेबसाइट का एक हिस्सा होता है जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे अपनी सीवीज़ भेज सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने सारी वैकेंसीज अपनी लिखी हुई होती है, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशंस भेज सकते हो। सो दैट्स वन प्लेस वेयर यू कैन अप्लाई, और फॉर एज अ एचआर पर्सन वहाँ से आपको सीवीज़ मिलती जाती हैं, ठीक है ना। एक ये तरीका। दूसरा ये है कि रिक्रूटर खुद रिसर्च करते हैं, तो अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स जॉब इज़ more like a research job. They take, they don't take part in discussions but they go and observe and they follow discussions online, ठीक है ना। They would say follow a few mailing lists, काफ़ी जैसे लिनक्स कर्नल की मेलिंग लिस्ट है, या हर बड़े प्रोजेक्ट की अपनी मेलिंग लिस्ट होती है, तो वो उन डिस्कशंस में जाते हैं। चैट रूम्स हैं बहुत सारे बहुत बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अपने चैट रूम्स हैं जिसमें कोई भी आ सकता है। तो रिक्रूटर्स वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन क्या क्या काम कर रहा है। और फिर स्टैक ओवरफ्लो है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारे रिक्रूटर्स दे ऑब्जर्व दी, सारे वॉच कर रहे होते हैं एक तरह से। समझ लें कि दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस के कहाँ कौन किस तरह का काम कर रहा है। और फिर दे डू देयर रिसर्च एंड दे फाइंड सम कैंडिडेट्स, और फिर वो रेकमेंड करते हैं हायरिंग मैनेजर्स को, और हायरिंग मैनेजर्स जब ओके करते हैं तो देन दे रीच आउट टू दैट पर्सन एज वेल। और इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि अगर आपको एज अ कैंडिडेट सबसे अच्छा तरीका है कि कंपनी आपको अप्रोच कर रादर देन द अदर वे अराउंड। फिर है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं उसी कंपनी में, वो रेकमेंड करते हैं भाई मैंने फ़लाँ बंदे के साथ काम किया था इस कंपनी में, और ही और शी वाज वेरी गुड एट व्हाट दे डिड एंड यू शुड प्रोबेबली कंसीडर देम। और इस एम्प्लॉय रिकमेंडेशन की बहुत हाई वैल्यू होती है। इसकी प्री कंडीशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे गूगल के अंदर यू कैन नॉट रिकमेंड समबडी दैट यू हैवंट वर्कड विद फॉर लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है ना।
तो कम से कम 6 महीने आपने उनके साथ काम किया हो तो फिर आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। बट वंस आपने रेकमेंड किया है तो फिर उस पर्सन की एटलीस्ट उसका फ़ोन स्क्रीन तो होगा ही होगा, ठीक है ना? तो इसलिए एम्प्लॉय रिकमेंडेशन की बहुत हाई वैल्यू होती है। लेकिन इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो एम्प्लॉय रेकमेंड कर रहा है, इफ दैट एम्प्लॉय देन रेकमेंड्स समबडी हु डजंट मेक इट थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस एंड फेल्स वेरी बैडली, तो उसकी नेक्स्ट टाइम रिकमेंडेशन इतनी सीरियसली नहीं ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अपने दोस्त को रेकमेंड कर दो, बिकॉज इट हैज़ अ हेवी कॉस्ट ऑन यू एज वेल, योर रेपुटेशन एज वेल। और फिर काफ़ी स्ट्रेंज तरीके भी हैं। मिसाल के तौर पे कोई प्रोग्रामिंग टेस्ट, गूगल का एक प्रोग्राम था या व्हाटएवर दे वर डूइंग, बट वो आपके ऑनलाइन सर्चेस को मॉनिटर करते थे एंड देन बेस्ड ऑन योर ऑनलाइन सर्चेस दे वुड गिव यू अ टेस्ट, प्रोग्रामिंग टेस्ट या लॉजिक का टेस्ट, and if you pass that then they would probably like call you for an interview or something. So I don't know where that is. मैंने भी उसके बारे में सुना था. I never experienced that myself. So so these are different ways. काफी innovative तरीका है और दूसरे भी innovative तरीके होंगे to find the right talent pool. और इसमें एक और भी तरीका है, वो है इंटरनल ट्रांसफर्स का। तो जब भी पोजीशंस खुलती हैं तो इंटरनली भी खुलती हैं। तो फिर इंटरनली कोई बंदा कहता है कि भाई मुझे फलां इस टीम से स्विच करके फलां टीम में जाना है, देन दे अप्लाई थ्रू द सेम जॉब एडवर्टाइजमेंट और उनका भी इंटरव्यू प्रोसेस मोर और लेस सेम ही होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही उसने इंटरव्यू पास किया हुआ होता है। तो उसके में भी ऑन साइट के अगर 5 इंटरव्यू है तो उसके शायद 3 हो और उसके फ़ोन स्क्रीन्स ना हो। बट दैट डजंट मीन कि उनको ईजीली वो बगैर इंटरव्यू के पास हो जाएंगे। लेकिन बाकी टीम स्विच करना बहुत आसान है। सो दीज आर द, ये सारे एक टैलेंट पूल बनता है, उसमें से फिर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। फिर सबसे जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो रिक्रूटर होता है, एचआर का बंदा होता है, बंदी होती है, वो दे रीच आउट दैट पर्सन एंड दे बेसिकली उनका मेन चीज़ ये होती है कि उस बंदे को या बंदी कैंडिडेट को जो है वो पोजीशन एक्सप्लेन करें कि भाई किस तरह की जॉब है और वो विलिंग है अप्लाई करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कहीं और अच्छी जॉब ढूंढ ली है या उनकी पर्सनल कंडीशन लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई कि दे डोंट वांट टू वर्क एनी मोर या व्हाटएवर। तो तो उनसे ये पक्का करना होता है कि भाई दे रियली वांट टू अप्लाई, और फिर उनको ये बताना होता है कि पोजीशन किस तरह की है। और फिर होता है इंटरव्यू का टाइम डिसाइड कि भाई इंटरव्यू कब करना है। अच्छा, ये रिक्रूटर कॉल जब होती है तो मैंने यही नोट किया है कि जब भी मेरे साथ रिक्रूटर ने बात की है तो दे हैव डन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन मी। मेरी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको पहले से ही पता होते हैं, हालांकि वो मुझे बताते नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि रिक्रूटर ने कॉल की हो अच्छी कंपनी से और फिर बाद में उसने कहा होगा नहीं नहीं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमसे गलती हो गई। दैट नेवर हैपेंस। एंड मैंने सुना भी नहीं है किसी और के साथ। आई एम श्योर ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स हुए होंगे, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिक्रूटर डज ऑल देयर रिसर्च बिफोर हैंड, क्योंकि वंस इस तरह का एक्सपीरियंस आपको किसी कंपनी के साथ होगा कि रिक्रूटर ने कॉल करके बोला, फिर बोला कि नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम एज एन इंजीनियर यू वोंट वांट टू गो फॉर दैट कंपनी। तो द कंपनीज डू देयर बेस्ट नॉट टू अपसेट द कैंडिडेट्स, ठीक है ना? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रिसर्च अप फ्रंट। सारी रिसर्च कर लो, डिस्कशंस कर लो आपस में, एंड देन यू गो एंड टॉक टू द कैंडिडेट, उससे पहले नहीं। और सिर्फ आप मैनेजर से भी बात की हुई है एंड एवरीथिंग इज रेडी, तभी आप जो है ना उसके। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी ये होता है कि इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने वाला होता है या समथिंग लाइक दैट हैपेंस और फिर पता चलता है कि बजट के चेंजेस आ गए हैं, तो फिर वो कहते हैं कैंडिडेट को कि यू शुड वेट, हम बाद में आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, एंड दे डू कम बैक एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दैट डजंट हैपन, दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग एक्चुअली। तो फाइनल चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है उस कॉल में, वो ये होती है कि भाई कब से इंटरव्यू शुरू होंगे। और उसमें कैंडिडेट खुद बता सकता है या बता सकती है कि भाई मुझे 3 महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, 1 महीना चाहिए, या मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करने के लिए रेडी हूँ। So that's what the recruiter takes away from the call. उसके बाद होते हैं फ़ोन स्क्रीन्स। फ़ोन स्क्रीन इंजीनियर के साथ होते हैं और द इंजीनियर हैज़ टू आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस, राइट? तो फ़ोन स्क्रीन का मकसद ये होता है कि आपको चेक करना
कि भाई आप ऑन साइट के लिए रेडी हैं या लाइक आर यू वर्थ कमिंग ऑन साइट, क्योंकि ऑन साइट एक बहुत बड़ा खर्चा है कंपनी के लिए भी, आपका भी काफ़ी टाइम, कैंडिडेट का भी काफ़ी टाइम जाएगा। तो फ़ोन स्क्रीन का मकसद ये होता है कि आपको उसी तरह का इंटरव्यू दिया जाए जो कि ऑन साइट इंटरव्यूज़ होंगे उनमें से एक, मतलब इट विल बी जस्ट एक ही इंटरव्यू होगा, ऑन साइट 5-6 होते हैं, लेकिन ये होगा कि यू गेट अ फ्लेवर ऑफ व्हाट ऑन साइट इज़ गोइंग टू बी लाइक। और उन लोगों को जो रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनी है, उनको पता चलेगा कि इज़ दैट पर्सन, इज़ द कैंडिडेट वर्थ ब्रिंगिंग ऑन साइट। तो फ़ोन स्क्रीन का मेन मकसद ये होता है। ये टेक्निकल टेस्ट होता है, आप शेयर्ड स्क्रीन के ऊपर ये टेस्ट होता है और ठीक ठाक चैलेंजिंग होता है, इट्स नॉट एन ईजी वन। नॉर्मली ये एक ही होता है, कभी कभी दो होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न में ऐसे दो होते हैं, गूगल में एक होता है। लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पे गूगल में एक इंटरव्यू हुआ, फिर जो जिसने इंटरव्यू लिया, दैट पर्सन इज नॉट श्योर कि भाई इज द कैंडिडेट वर्थ ब्रिंगिंग ऑन साइड और नॉट, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो देन दे विल डू अनदर इंटरव्यू लाइक दैट, ताकि उनको पक्का हो जाए कि भाई पहले में शायद इंटरव्यू में कोई गलती हो गई होगी या बंदा स्ट्रेस्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, तो दे डू अनदर इंटरव्यू जस्ट टू बी श्योर कि भाई whether the person is really not worth bringing on board or not। तो फिर पता चल ही जाता है। और अमेज़न में भी दो होते हैं, मे बी देयर कैन बी मोर इन अमेज़न। द डिफरेंस इज कि अमेज़न में आपकी टीम जो है वो पहले से डिसाइड हुई होती है, द टीम नोज, लाइक टीम्स के लिए आप हायर हो रहे होते हो, जबकि गूगल में या फेसबुक में फॉर एग्जांपल यू आर हायर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ टीम्स एंड देन यू डिसाइड विच टीम यू वांट टू गो फॉर। तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। तो अमेज़न में ये होता है कि वो अगर मल्टीपल टीम्स आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपके मल्टीपल इंटरव्यूज होंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि फ़ोन स्क्रीन जो है वो फाइनल आपकी जो एवेल्यूएशन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हायरिंग कमेटी है जिसके जो डिसाइड करती है, तो उसके पास फ़ोन स्क्रीन इतना मैटर नहीं करता। तो अगर फ़ोन स्क्रीन आपका इतना अच्छा नहीं किया बट देन यू जस्ट मेड इट इनटू द मेन ऑन साइट इंटरव्यू, दैट्स गुड इनफ, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम, फ़ोन स्क्रीन का काम ही है कि आप वो स्टेज पार करके ऑन साइट तक पहुंच जाए। फिर आता है मेन इवेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वो है ऑन साइट इंटरव्यूज़ का। द की थिंग अबाउट ऑन साइट इंटरव्यूज़ इज़ दैट दिस इज़ वेयर द होल थिंग, ये समझ लें वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो उसमें आपका सारा लाइक आपके सारे जो डिसीजन है वो इधर ही बनता है। लाइक दिस इज एज अ कैंडिडेट दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव अंडर कंट्रोल टू डिसाइड योर फेट विद दैट कंपनी, so you know in this particular in recruitment process। और एज ए रिक्रूटर ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि बंदे को समझ सकें कि वेदर ही और शी इज गुड इनफ और नॉट। तो इसके लिए दैट्स व्हाई दे हैव 5 इंटरव्यूज लाइंड अप, और उसमें से एक जो है वो लंच इंटरव्यू भी होता है जो कि एम्प्लॉय के साथ होता है, लेकिन वो कोई इंटरव्यू नहीं होता क्योंकि उसका कोई फीडबैक आगे नहीं जाता, but but it's a way to kind of know the candidate bit better। तो मिसाल के तौर पे जब मैं अमेज़न में इंटरव्यू दिया था तो मुझे 2 टीमें हायर कर रही थी उस टाइम पर, और जो मेरा लंच इंटरव्यू हुआ था वो उनमें से एक टीम का जो मैनेजर था उसके साथ हुआ था। तो समटाइम्स आपके साथ टीम का मैनेजर ही बैठ सकता है लाइक इंटरव्यू में, लंच वाले स्टेज में, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू वेदर यू गेट अलॉन्ग वेल, कोई आपकी पर्सनैलिटी, कोई वियर्ड पर्सनैलिटी फ्लॉज तो नहीं आपके। बट नॉर्मली इट्स वेरी चिल्ड आउट, बहुत इजी सा सेशन होता है। इनफैक्ट आप बहुत रिलैक्स होकर इधर उधर की बातें भी कर सकते हैं, अपने आप कंपनी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। इनफैक्ट यही बेस्ट टाइम है कि आप कंपनी के बारे में पूछें। पांचों जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो, उनका कंपोजिशन ये होता है कि उनमें से एक टीम फिट, कल्चर फिट का इंटरव्यू होता है, एंड दैट्स ऑन टॉप ऑफ द लंच वन, ठीक है ना। लंच वाला अलग से है, वो एक सॉफ्ट इंटरव्यू है, लेकिन एक स्पेसिफिक टीम फिट का इंटरव्यू होता है। और इसके लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते टेक्निकली देखा जाए तो, आप जैसे हैं वैसे ही मैटर, वही आपको वही डिसाइड करेगा कि वेदर आप यू आर कल्चर टीम फिट और नॉट। और मोस्टली ये नॉर्मल हो जाता है, यू वुड फिट इन। लेकिन इसमें जो चीज़ें मैटर करती हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन। मिसाल के तौर पे अमेज़न का है लीडरशिप प्रिंसिपल्स, उनके कोई 10 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेल नोन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। So if you look at those leadership principles,
then you know what it is like working in Amazon. ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि Amazon में people are very direct, they will tell you to your face अगर आप गलत हो, कोई रख रखाव नहीं है, तो that is kind of okay over there. So that kind of thing might be noticed in that interview and उसको आपको प्लस पॉइंट मिल जाएंगे. या फिर गूगल में ये है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, इसको गूगलीनेस कहते हैं, ठीक है ना. अगर किसी और का काम है बट आप कर सकते हो तो यू जस्ट डू इट फॉर देम, तो दैट थिंग ऑल्सो मैट. तो इस तरह की छोटी छोटी न्यूआंसेस हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू नो यू रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजी, यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, आप आपके अंदर ड्राइव है, आपके अंदर विजन है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस की थी. तो ये चीज़ें कल्चर फिट में डिटरमिन होती हैं. एक्सक्यूज मी. फिर आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का इंटरव्यू, जो कि एक टेक्निकल इंटरव्यू है, और नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन या डिज़ाइन पैटर्न्स इन पे बेस्ड होता है. और फिर 3 होते हैं एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंटरव्यूज़, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और वो आपको 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होगा. इवन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंटरव्यू भी फॉर्मेट वही होता है, आपको 45 मिनट्स में एक डिज़ाइन बना के देना है. आपका इंटरव्यूअर जो है he or she keeps taking notes, or that's the job of the interviewer. That's very very important. They have to take a lot of notes and then send those notes to the hiring committee. तो जो इंटरव्यू के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, जो इंटरव्यू का जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, that's a lot of description. And the interviewer is also supposed to take a picture of जो भी कैंडिडेट ने अपने वाइट बोर्ड में लिखा है. तो काफ़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ में अब स्लाइटली चेंजिंग, तो अब कैंडिडेट्स जो हैं वो टाइप करते हैं अपने अपने लैपटॉप पर, बट यू स्टिल हैव द चांस टू राइट ऑन द बोर्ड. तो इन बोथ केसेस द इंटरव्यूअर हैज़ टेक द पिक्चर, या फिर जो उसने टाइप किया है, कैंडिडेट ने अपने लैपटॉप पे टाइप किया है, वो उनको दे हैव टू टेक इट डाउन. और ये सब उनको अपने सारे नोट्स एंड एवरीथिंग जमा करके उनको फिर हायरिंग कमेटी को भेजने होते हैं. Questions so far? Okay, so हायरिंग कमेटी क्या करती है कि सारे इंटरव्यूज़ का फीडबैक लेते हैं, एंड हायरिंग कमेटी का काम ये होता है कि अल्टीमेटली दे डिसाइड हायर और नो हायर, और किस लेवल पर हायर हुआ है. सही है. दे कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स, लेकिन जो इंटरव्यूअर्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ हायरिंग कमेटी. ठीक है, यूजुअली दे आर नॉट. और दूसरी बात ये है कि जो इंटरव्यूअर का जो फीडबैक है वो दूसरे इंटरव्यूअर्स को पता नहीं होता, वो डायरेक्ट हायरिंग कमेटी के पास जाता है. तो मैंने अगर एक इंटरव्यू लिया है तो मुझे पता है कि दूसरे बंदे ने भी, दूसरा एक और मेरा कलीग है, उसने भी सेम बंदे का इंटरव्यू लिया है, तो हम दोनों लंच भी साथ नहीं करेंगे जब तक हमारे फीडबैक जो है वो हायरिंग कमेटी तक ना पहुंच जाए. तो इस हद तक जो है ना, इंटरव्यूअर्स डोंट टॉक टू ईच अदर, दे कीप देयर फीडबैक वेरी सीक्रेट. तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तो इट विल नॉट इम्पैक्ट द नेक्स्ट इंटरव्यू, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच इंटरव्यूअर जो है वो एक रेटिंग भी देता है अपने कैंडिडेट को, और दैट्स 1 to, लाइक मिसाल के तौर पे 1 to 5 होगी, 1 to 4 होगी, या 1 to 10 व्हाटएवर, और फिर हायरिंग कमेटी डिसाइड करेगी. इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सब ने, मतलब 5-6 इंटरव्यूअर्स ने जो है उसको रेटिंग दी हुई है एवरेज, सही है ना, अगर 1 to 5 से उसने 2.5 2.6 दी हुई है हर किसी ने, या 3 दी हुई है हर किसी ने, सो दैट्स नॉट गुड इनफ. अगर लेकिन एक कैंडिडेट है जिसके 5 इंटरव्यूज हुए हैं, लेकिन उसको से 2.5 मिले हैं, किसी ने 2.5 दिए हैं, किसी ने 2.7 दिए हैं, लेकिन एक या दो ने उसको 3.5 3.6 या 4 दे दिए हैं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स हैं. जो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका चांस ज़्यादा होता है पास होने का, हायर होने का. एंड वंस द हायरिंग कमिटी इज डन, दे पास द थिंग टू कंपनसेशन कमिटी. और फिर आता है ऑफर एंड नेगोशिएशन. तो ऑफर क्या होती है? आपका पैकेज और आपका लेवल, सही है ना. तो आपको लेवल, रिक्रूटर इज नॉट सपोज टेल यू
द लेवल, या जब मैंने तो ये नोट किया है कि रिक्रूटर्स डोंट एवर टेल यू द लेवल, लेकिन इफ यू आस्क देन देयर इज दे डू गिव यू द लेवल, ठीक है ना। अगर आप एज ए कैंडिडेट, इफ यू आस्क, अगर आपसे कोई कैंडिडेट पूछता है एज ए रिक्रूटर, यू सपोज टू टेल देम द लेवल, लेकिन आप खुद उनको भले ना बताएं। हारिस ने सवाल किया है, इज देयर एनी रेकमेंडेड बुक और नोट्स? जी हाँ, बिल्कुल, एक बुक है, उसका नाम है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, और वो मैंने इसके नोट्स में आगे स्लाइड्स में भी है, तो वो मैं रेकमेंड करूँगा। वो जिस बंदी ने लिखा है, शी इज़ बीन इन द हायरिंग कमिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो सो इट्स वेरी यूजफुल। पैकेज में क्या होता है, आपकी बेस सैलरी होगी और फिर आपको कितने स्टॉक्स मिलते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज गिव यू दीज स्टॉक्स, ठीक है ना, एंड दैट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर कंपनसेशन। तो फिर साइन ऑन बोनस होता है, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती हैं। एनुअल बोनस होता है, एंड दैट्स यूजुअली दैट्स नॉट नेगोशिएबल, वो फिक्स होता है हर कंपनी का डिफरेंट। फिर काफ़ी कंपनीज इंश्योरेंस देती हैं, फिर डिफरेंट पर्क्स होते हैं, मिसाल के तौर पे फ्री का खाना होता है, तीन वक्त का जिम, डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो पैकेज ओवरऑल होता है, इसमें सिर्फ मतलब बेस सैलरी इज नॉट एवरीथिंग। सो व्हेन जो एज अ रिक्रूटर, if you're giving as a company, if you're giving a package, um, you can always give other things as well, and the candidates will appreciate those things. So base salary is not everything. Um, always worth negotiating, right? As a candidate, it's always worth negotiating. As a recruiter, you should not take it as a bad thing. In fact, it's considered a good thing कि candidate आपसे negotiate कर रहा है या कर रही है, because they think they are worth more. So it's always worth negotiating, and it's always worth entertaining a negotiation from a candidate, as if you are the recruiter. फिर आता है टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन का सीन ये है कि भाई ये आपके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले हो सकती है टीम सिलेक्शन। मिसाल के तौर पे अमेज़न में आपको टीम पहले से ही टीम मुकर्रर की होती है, और उस टीम के लिए आप रिक्रूट करना शुरू करते हो। अब वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, और फिर आपके जब ऑफ़र आ जाती है तो उसके बाद आप डायरेक्ट उस टीम में काम करना शुरू कर देते हो। दूसरा है कि ऑफ़र जब आपको मिलती है, उसके बाद आपकी टीम सिलेक्शन होती है कि भाई आपको ऑफ़र मिल गई। अब ये फेसबुक का एग्जांपल है कि आपको ऑफ़र मिल गई, फिर फेसबुक आपने ज्वाइन कर दिया, यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी टीम, एंड यू जॉइन फेसबुक, यू स्टे इन फेसबुक फॉर मंथ एंड हाफ, ठीक है ना, 6 हफ्ते आप उसमें होते हो, आप किसी भी टीम में नहीं होते हो, आपकी डिफरेंट ट्रेनिंग चल रही होती हैं और आप डिफरेंट टीम्स के साथ काम कर रहे होते हो। एक हफ्ता एक टीम के साथ, एक हफ्ता दूसरी टीम के साथ, और फिर उनमें से आप डिसाइड करते हो कि भाई कौन सी टीम में आपको जाना है। तो दैट्स हाउ फेसबुक वर्क्स। या फिर जैसे गूगल में होता है कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस, ओह सॉरी, बिफोर ऑफर स्टेज में पहले बताया था। अमेज़न का ये एग्जांपल था, बिफोर इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है ना। बिफोर ऑफर स्टेज ये गूगल का प्रोसेस है। उसमें ये होता है कि आपको ऑफर, आपके सारा प्रोसेस हो जाता है, आपको पता चल जाता है, रिक्रूटर में भी कहता नहीं है, लेकिन यू प्रीटी मच नो दैट यू बीन हायर्ड। और फिर ये होता है कि यू टॉक टू डिफरेंट मैनेजर्स, आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, जाके डायरेक्टली बात कर सकते हो कैंपस में, और फिर आप डिसाइड करते हो भाई कौन सी टीम में मुझे जाना है। तो मेरे साथ ये हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू हो गया था तो मैंने 2-3 इंटरव्यू मैनेजर से बात की, and I decided one of the teams and I decided go for that team, and that's how I got hired. तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि टीम सिलेक्शन के, राइट। लेकिन देखा जाए तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो टीम सिलेक्ट करना कैंडिडेट पे छोड़ देती हैं। मतलब जो टीम्स होती हैं वो सिमिलर स्पेस में होती हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल के लिए हो रही होती है, तो वो एक ही स्पेस में होती हैं। मेरे लिए जैसे सिस्टम्स प्रोग्रामिंग की स्पेस थी, तो मैंने उन ही टीमों से बात की थी, लेकिन फिर कौन सी टीम एग्जैक्टली कौन सी टीम में जाना है वो मैंने फिर डिसाइड किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगेन दिस इज़ फॉर द कैंडिडेट्स, वो ये है कि यू गो विद द टीम दैट यू गेट अलॉन्ग विद, जिनके साथ आपकी बनती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई काम यहाँ पे बहुत मज़े का है लेकिन यू डोंट गेट अलॉन्ग विद द टीम, यू विल नेवर गेट टू वर्क ऑन दैट थिंग प्रॉपर्ली अपने तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग एज अ टीम, यू आर टॉकिंग टू अ कैंडिडेट जस्ट जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आए, तो यू शुड टॉक टू देम इन अ वे दैट उनको कंफर्टेबल लगे। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि भाई ये तो उखरे हुए लोग हैं या इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी कैंडिडेट्स भी ये गलती करते हैं कि दे गो टू द रॉन्ग टीम्स और उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़राब हो जाता है। और काफ़ी लोग टीमें भी गलतियाँ करती हैं, दे मिस आउट ऑन वेरी गुड कैंडिडेट्स दिस वे। So that's all for the recruitment process. Are there any questions so far? हमारे पास सिर्फ आधा घंटा जाके बचा है। Normally ये होता है कि we at this point, okay, sorry. Normally ये होता है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे में we should do question and answers, but make sure you have the questions ready, वरना फिर मैं बोलता ही जाऊँगा। So finally, what's the candidate's perspective? कि भाई जो ये सब जंग लड़ने जा रहा है वो what are they thinking? Okay, all good, सही है। तो कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव क्या है? कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आप अगर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में जा रहे हो तो योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स वे बिफोर यू हैव एनी इंटरेक्शन विद दैट कंपनी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका प्रोफाइल बना हुआ हो। आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको कभी भी यहाँ से कोई इंटरव्यू की ऑफ़र नहीं आएगी, आप कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं जा पाओगे। Just to land an interview in one of those companies is a big deal. सही है ना? तो just to be called for the interview means that you have done something to warrant that interview. इसके लिए it's very important to get noticed, ठीक है ना? नोटिस होने के तरीके क्या हैं? आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करो। बहुत बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी भी, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you pick up one of those. इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, कोई श्योरर गारंटी नहीं है to be noticed by one of those big companies. और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जब आप उस पर काम करते हो तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हाँ भाई ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम किस तरह इसमें काम करें, लाइक हाउ डू वी इवन स्टार्ट। तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है एंड इट विल वर्क। उसमें बस पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप पहले प्रोजेक्ट उठाओ, उसको कंपाइल करो, उसको रन करो, सबसे पहली चीज़ ये, और उसको स्टडी करो जितना भी आपको उसको कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको रन करके देखो, उसके साथ इंटरेक्ट एज एन एंड यूज़र, ठीक है ना, या एज ए क्लाइंट उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अगर वो लाइब्रेरी है तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करो, अपने एक मॉक कोई कोड बनाओ जिसमें वो लाइब्रेरी यूज़ करो, बट डू समथिंग कि वो कोड जो है वो रन हो। फिर दूसरी चीज़ उसमें ये है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आप मेंटेनेंस को लिखो। हर प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस होते हैं, आप मेंटेनेंस को लिखो ईमेल में कि भाई मुझे इस पे काम करना है, मुझे छोटा सा कोई काम बताओ जो कि सिंपल सिंपल सा हो ताकि मैं वो कर सकूं। एंड दे विल गिव यू द सिंपलेस्ट पॉसिबल टास्क। इतने वो सिंपल होंगे कि आप सोचेंगे ये तो बच्चे का काम है। एंड दैट्स वेयर पेशेंस कम्स इन। एट दैट पॉइंट आपको ये नहीं समझना कि ये तो बहुत छोटे बच्चों का काम है, मैं नहीं कर रहा। यू हैव टू डू इट वेरी डिलिजेंटली, वेरी प्रॉपरली। वंस आपने वो छोटे छोटे सिंपल वाले टास्क करना शुरू कर दिए, यू विल गेट टू, क्योंकि जब वो टास्क करने लगेंगे और आपकी आंखें खुली हैं, आपने उस प्रोजेक्ट को समझना है, तो उन छोटे छोटे टास्क करते हुए भी आपको डिफरेंट चीज़ें आपके नोटिस में आती जाएंगी, आप चीज़ों को समझते जाओगे। और जब वो काम करोगे तो जो मेंटेनर है उनकी भी नज़रों में आते जाओगे, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अ रेपो। और वो रेपो आपको आगे काम आएगी। सून देयर विल बी अ टाइम जब आपको जो मेंटेनर है वो खुद ही बोलेगा या बोलेगी, या फिर आप उनसे पूछ लेंगे कि भाई इज देयर एनीथिंग एल्स मोर कॉम्प्लिकेटेड आई वांट टू वर्क ऑन, एंड यू विल देन इनएविटेबली गेट मोर वर्क। ठीक है ना? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काम करने का। प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ये मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स टफ होते हैं, बहुत कम्पिटिटिव होते हैं,
लेकिन उसमें ये होता है कि अगर उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको रिक्रूटर्स खुद ही कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आई मस्ट से दीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव, आपको उसमें फिर फुल फोकस इसमें रखना होता है। उसके अलावा डिस्कशन फोरम्स है, स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स फिर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आंसर द क्वेश्चंस, आपके आंसर्स करेक्ट हों, तो फिर रिक्रूटर्स विल रीच आउट टू यू। फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की जो मेलिंग लिस्ट हैं या IRC एक चैट नेटवर्क है, इस तरह से डिस्कॉर्ड है, डिफरेंट चैट नेटवर्क्स हैं, ठीक है ना, उनमें आप हिस्सा लें। जो डिबेट हो रही है उसमें आप हिस्सा लें। तो ये सब चीज़ें करने से ना सिर्फ यू विल गेट नोटिस बट यू विल ऑल्सो फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी डन। और वो ओपिनियन जब आपका बन जाएगा तो वो चीज़ आपको आगे ले जाएगी, बिकॉज दैट्स व्हाट ऑल दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर। राइट, प्लीज एलाबोरेट अ बिट अबाउट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। राइट, तो नदीम भाई, आई होप आई हैव कवर्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को। मैंने अभी अभी फिनिश किया बात करना था, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Question: Recruiters sometimes reach you through LinkedIn and you commit for interview. Then mostly they ask in interview that why you want to switch. How to handle this scenario? इसके तो if you want to like switch क्यों करना है, that I think depends upon your own on your own situation, ठीक है ना। why do you want to switch? Normally ये होता है कि you're looking for, मेरे जो सवाल मुझसे जब ये पूछा गया था तो मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं सर्वर साइड पे काम कर रहा था मोस्टली, वेब वेब सर्वर्स पे, इन चीज़ों पे, और मुझे सिस्टम साइड पे काम करना था, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन चीज़ों में मुझे काम करना था। तो मेरा ये जवाब होता था कि भाई जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ उस डोमेन में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं स्विच करना चाह रहा हूँ इसकी वजह से। एंड दैट वाज अ वेरी जेन्युइन रीज़न। आपके पास यू शुड हैव अ वेरी गुड जेन्युइन रीज़न व्हाई डू यू वांट टू स्विच इसका। लेकिन जहाँ तक मैंने नोट किया है, व्हेन दीज पीपल वांट टू हायर यू तो वो सब देख के ही आपको हायर करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी। आप कोई सा भी जवाब दे दोगे एज लॉन्ग एज इट्स नॉट लाइक अ क्रेजी आंसर कि भाई मेरा अपनी कंपनी में सबसे झगड़ा हो गया है तब मैं वो छोड़ के अब आपके पास आना चाह रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज द आंसर इज नॉट स्टूपिड लाइक दैट तो इट शुड बी फाइन। ये कोई इतना परेशान होने वाला सवाल है नहीं। Hi, good day. I wanted to ask, does Google still use FooBar challenge to hire developers? I'm not 100% sure on this. I think उन्होंने कुछ टाइम रखा था. I'm not 100% sure कि it's still going on. Uh, right. Carrying on recruiter call. तो recruiter call वही step है, like this time we are looking at from candidate's point of view. So उसमें जब आपसे वो पूछती हैं कि भाई आप कब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, so there's nothing wrong in saying that I want to start 2 months from now. I'm very busy right now. मेरी personal life में ये XYZ हो गया है, कुछ भी आप बोल दो. And that's when you are asking for time for preparation. और उनको भी पता है कि आप प्रिपेयर करोगे, and that's totally fine. ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप प्रिपेयर होके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर दें। So make sure that you give yourself some time. वो रिक्रूटर आपसे बैकग्राउंड पूछेंगे कि भाई आपको क्या बैकग्राउंड है, जो कि उनको पहले से ही पता होता है लेकिन फिर भी आपको बताना होता है। बट यू हैव टू ऑब्वियसली गिव योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन योर बैकग्राउंड। उनको आपका पर्सपेक्टिव नहीं पता, उनको सिर्फ फैक्ट्स पता है। सो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फिर इट्स अप टू यू एज ए कैंडिडेट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रोल, कि वो रोल किस तरह का है, उसमें टीम्स कितनी कितनी टीम्स जो हायर कर रही हैं या टीम साइजेस क्या हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को आप घोट के पी जाओ, और फिर आप जो है वो ख्वाबों में भी आपको वही चीज़ें आए, आप उठो तो आपके जहन में वो हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना, क्योंकि एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसी चीज़ है कि इट कवर्स योर आईक्यू, आपकी आईक्यू क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी कोडिंग स्किल्स, जो भी चीज़ें एक अच्छे इंजीनियर में होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इनके थ्रू टेस्ट हो जाती हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें आपको करना क्या है कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उसमें लीक कोड काफ़ी अच्छा है, गीक्स फॉर गीक्स
इसकी टेक्निकल लेवल काफ़ी हाई है गीक्स फॉर गेक्स की, बट इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। फिर हैकर रैंक है, उसके बाद फिर यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मुझे ग्राफ के बारे में समझना था कि ग्राफ की टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह मुझे रिव्यू करने थे, यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, मुझे याद नहीं थे। तो फिर मुझे एक अचानक से कोई लेक्चर मिल गया यूट्यूब पे, जिसकी वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, कोई वो सेट तरीके से उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था, उसमें काफ़ी इंटरप्शंस थी, लेकिन उसका लेक्चर बहुत ही अच्छा था और उसकी बात मुझे क्लिक कर गई, जो टीचर था उसमें। तो वो मुझे समझ आ गई, वो किसी न्यूयॉर्क में कोई यूनिवर्सिटी थी, उसमें उन्होंने शूट किया हुआ था। तो तो इस तरह से यू कैन फाइंड समथिंग दैट रियली क्लिक्स, इज नॉट नेसेसरली हाईली रिकमेंडेड। तो आप अपनी रिसर्च खुद करें एंड लाइक वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। और फिर रॉबर्ट सेजविक का एक कोर्स है एल्गोरिदम्स के नाम से, कोर्सेरा पे, ये बहुत अच्छा है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। इसके दो हिस्से हैं, एल्गोरिदम्स 1 एंड 2, तो डेफिनेटली गो थ्रू दैट कोर्स। और मैंने भी ये भी किया है, और जिन लोग दोस्तों को मैंने ये रेकमेंड किया है, दे हैव आल्सो लाइक्ड इट वेरी मच। बुक्स में से आई वुड से देयर इज अ बुक कॉल्ड एल्गोरिदम डिज़ाइन मैनुअल, हाईली रेकमेंडेड। इसको थोड़ा हाई लेवल कहा जाता है, बट आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यूजफुलनेस ये है कि ये प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम्स की थ्योरी से ज़्यादा उनको किस तरह अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर फोकस है। तो जब आपको एल्गोरिथम के क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान, तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख के दो। वो बोलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है कि भाई आपको कोर्सेज पूरे करने हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको प्री रिक्विजिट पूरे करेंगे तो कोर्स पूरा करेंगे। अब आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तब आपको वर्कआउट करना होता है कि भाई हाँ, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट से सॉल्व हो सकता है, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। तो वो जो ब्रिज क्रॉस करने वाली है, वो इस किताब में काफ़ी क्लियर, यही उसका फोकस है कि भाई आप प्रॉब्लम को किस तरह से, किस एल्गोरिथम को किस तरह से प्रॉब्लम डोमेन पे अप्लाई करोगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और दूसरा है जो अभी मैंने किताब बताई, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। ये दोनों रिक्रूटर्स के लिए भी अच्छी है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अच्छी है, बिकॉज इट कवर्स अ होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, और जो चीज़ें मैंने बताई उनसे ज़्यादा डिटेल शायद इस किताब के अंदर हो, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी हो। कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर, ये मैं अभी फिनिश करके तो फिर इन सवालों पे आता हूँ। और फाइनली इंटेलिजेंस नहीं होती जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो। तो इवन या तो आप वाइट बोर्ड पे लिख रहे होते हो अपना कोड, या फिर आप किसी लैपटॉप के ऊपर लिख रहे होते हो। जब आप लैपटॉप के ऊपर लिख रहे होते हो तो नोट पैड की तरह कोई इंटरफेस होता है, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली फंक्शंस या ऑब्जेक्ट के जो क्लास के फंक्शंस हैं वो नहीं दिखते। सो यू हैव टू बेसिकली नो योर कोड, और जो आप कोड लिख रहे हो दैट शुड बी एज क्लोज टू, जिसमें कम से कम कंपाइलेशन एरर्स होने चाहिए। So it's quite important when you choose the programming language for an interview that you know that programming language well, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्यूरिंग इंटरव्यूज यू कैन चेंज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, कि एक इंटरव्यू में आपने सी शार्प रखी है, दूसरे इंटरव्यू में आपने सी रख दी है, राइट। यू कैन डू दैट, लेकिन डू इट वेरी केयरफुली। इंटरव्यू इटसेल्फ, उसका फॉर्मेट क्या होता है, 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। फोन स्क्रीन ऑन साइट दोनों का सेम होता है फॉर्मेट। 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। 1 घंटे का टाइम मैनेज करना मेनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंटरव्यूअर है उसकी भी है, लेकिन इंटरव्यूअर जो है वो गलती कर देगा, टाइम ज़्यादा कहीं चला गया क्योंकि आपने लंबे लंबे जवाब देना शुरू कर दिए, तो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट और हर फॉल्ट। तो आपका काम है कि भाई आप टाइम को मैनेज करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके ऊपर फोकस रहता है, इंटरव्यू के ऊपर नहीं रहता। नॉर्मली होता है कि शुरू के 5-10 मिनट जो है वो इंटरव्यूअर आपसे इधर उधर की बातें करता है, ताकि आप रिलैक्स फील करें, आप कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि हर कोई स्ट्रेस में होता है इंटरव्यू के दौरान। उन 5-10 मिनटों को आप 5 मिनट ही कर रखें, ज़्यादा लंबा ना होने दें। जब वो सवाल पूछे आपसे टू द पॉइंट जवाब देंगे ना, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कैंडिडेट जो है इज़ नॉट ट्राइंग टू वेस्ट टाइम, इसको प्रॉब्लम ही देना है। तो देन दे विल जस्ट, नेक्स्ट स्टेज ये होता है कि दे विल गिव यू प्रॉब्लम टू सॉल्व। सही है। And they will describe the programming problem, and then you have to basically work on that problem, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप स्ट्रेट अवे बोर्ड पे लिखना शुरू कर दो।
So don't do that. What you have to do is ask questions about that problem. ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना है, और ये सिर्फ उसको दिखाने के लिए नहीं समझना है, ये आपको खुद के लिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा वो आपको प्रॉब्लम ऐसा भी दे सकता है जो कि इट वुड लुक लाइक अनदर प्रॉब्लम दैट यू ऑलरेडी सॉल्व, लेकिन उसमें कोई सटल इतनी डिफरेंस होती है कि आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, एंड में सोल्यूशन कोई और होगा, और उस बंदे को पता चल जाएगा कि आपने कोई रट्टा हुआ था जो आपने लिख दिया, एंड दैट विल बी ए डिजास्टर. डोंट एवर डू दैट. सो ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना है, एज केसेस को देखना है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली लार्ज इनपुट्स, एक्सट्रीम लार्ज डेटा सेट्स, इनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये सारी बड़ी टेक कंपनी जो है दे वर्क ऑन स्केल, सो यू हैव टू नो द स्केल, ठीक है ना, कि आपने एल्गोरिथम लिखा जो कि आई डोंट नो n स्क्वायर में काम करता है, ठीक है ना, तो उसमें ये होगा कि इट विल नॉट वर्क ऑन वेरी लार्ज इनपुट्स, ठीक है ना, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. बिग ओ नोटेशन एक चीज़ है एल्गोरिथम्स में, जिसमें n स्क्वायर भी कह रहा था, तो दैट्स समथिंग दैट यू शुड आस्क कि भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कि कितना इसका रनिंग टाइम क्या होना चाहिए, तो वो, एंड दिस इज द ओनली पॉइंट वी आर गेटिंग अ बिट टेक्निकल, कि वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको बता सकता है कि भाई इट शुड बी इन लॉग एन या n log n में होना चाहिए, तो अगर वो आपको बताता है दैट्स अ वेरी बिग हिंट, आपको आइडिया होगा कि किस तरह का एल्गोरिथम लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना. मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है कि log n में होना चाहिए, देन यू नो समथिंग रिलेटेड टू बाइनरी सर्च, ये इस तरह के एल्गोरिथम जो होते हैं. देन गिव यू एनालिसिस ऑफ व्हाट यू थिंक द प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है ना, और आप इंटरव्यूअर को भी नोटिस करें हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, इफ दे आर सेइंग यस और नो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो, उनका रिएक्शन आपको गाइड करेगा कि आप सही सोल्यूशन की तरफ जाओ. इंटरव्यूअर का काम ये नहीं है कि आपको फेल करे, इंटरव्यूअर का काम है कि आपको गाइड करे टुवर्ड्स अ सोल्यूशन. सो ही और शी इज योर कंपेनियन, वो आपकी टीम का हिस्सा है इन अ वे, तो ट्राई टू वर्क विद देम नॉट अगेंस्ट देम. और जब आप सॉल्व करना शुरू करें प्रॉब्लम को, तो कीप सेइंग व्हाट यू आर थिंकिंग, कि ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट गुम हो गए, ना आप कुछ बोर्ड पे लिख रहे हो ना कुछ कह रहे हो, ये बहुत बहुत बड़ी बैड साइन है. तो आप जो है एज यू आर राइटिंग योर कोड, या आप ऐसे भी हो, कीप कम्युनिकेटिंग व्हाट यू थिंकिंग. उससे ये होगा कि इंटरव्यूअर को भी पता होगा आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. दूसरा ये होगा कि इंटरव्यूअर आपको बता सकेंगे whether you are going in the right direction or not, and they will probably give you hints as well. अगर वो hints दे रहे हैं तो do take those hints, ठीक है ना, it's very very important because that shows your teamwork. अगर आप उन hints को completely ignore कर रहे हैं, that means you're not taking on board a fellow engineer's opinion, ठीक है ना. So it's very important to take those hints and work through using those hints. Package and negotiation. Package जब आपको बोला जाए तो you have to ask for level. I think we've covered this in the previous section. और आप एक और चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछना, वो ये है कि नेक्स्ट अप्रेजल कब होगा. अगर नेक्स्ट अप्रेजल मिसाल के तौर पे 2 महीने के बाद है, तो ट्राई टू ज्वाइन आफ्टर दी अप्रेजल, क्योंकि आपको फिर 2 महीने मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट अप्रेजल में अपने परफॉर्मेंस लिखने के लिए, एंड यू नेवर मीट द क्राइटेरिया. ऑल्दो वो यही कहेंगे कि भाई 2 महीने, वी नो दैट्स नॉट इनफ टाइम टू इवैल्यूएट दिस एंड दैट, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल गेट अ वेरी नेगेटिव रेटिंग. सो ट्राई नॉट टू जस्ट गो फॉर अगर वो कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट अप्रेजल है, तो देन यू आस्क फॉर अ डेट, स्टार्ट डेट बिट लेटर. और स्टार्ट डेट आप काफ़ी आगे भी खींच सकते हैं, लोग 2-3 महीने भी खींच लेते हैं, ठीक है ना. यू कैन टेक एज लॉन्ग एज यू वांट. आप ये बोल सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, आई नीड टू फिनिश दैट एंड दैट विल टेक मी 3 months, दैट काइंड ऑफ स्टफ. सैलरी नेगोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट सैलरी, जो स्टॉक्स हैं, साइन ऑन बोनस है, स्पेशली स्टॉक्स, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पनसेशन के हिसाब से. आपको लगता है कि आपकी लेवल उन्होंने बहुत कम रखी है, तो नेगोशिएट ऑन लेवल एज वेल, ठीक है ना. मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने गूगल ज्वाइन किया था, तो द लेवल दे वर ऑफरिंग मी इनिशियली, मुझे वो पसंद नहीं थी, तो मैंने कभी सैलरी वगैरह पे नेगोशिएट ही नहीं किया. मैंने कहा दिस लेवल इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ. तो फिर उन्होंने लेवल चेंज करके मुझे ऑफर की थी. बी कटियस थ्रू आउट, आप पंगा नहीं लेना किसी से भी, कुछ भी हो जाए, नेवर एवर चेंज योर टोन, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्रेंडली, ठीक है ना. और ये सबसे क्रूशल एडवाइस ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, स्पेशली इन्हीं कंपनीज से,
तो दे विल गो अ लॉन्ग वे टू अकोमोडेट यू। जब मेरा अमेज़न में मेरी जॉब हुई थी, वो मेरी फर्स्ट जॉब थी अमेज़न में, तब मुझे माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑफ़र आई थी एंड आई वाज़ लाइक इन बिटवीन दोज़ टू। तो उसकी वजह से जो अमेज़न से ऑफ़र आई थी वो बहुत अच्छी हो गई, पैकेज बहुत अच्छा हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर इफ़ यू कैन डू इट दैट वे, जब आप अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से यू वांट टू गो टू फेसबुक बट यू आल्सो फाइंड एन ऑफर इन नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर, ठीक है ना? वहाँ पर भी आप अप्लाई करो। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अगर आपके पास दोनों ऑफर्स हैं, देन यू आर द बेस्ट नेगोशिएटिंग पोजीशन। फिर आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी है, रिक्रूटर्स खुद ही आपको अच्छी अच्छी ऑफर्स देते जाएंगे। इनफैक्ट वो आपको बेस्ट ऑफर ही देंगे। एंड दैट्स ऑल। So we have one question, मोहम्मद उस्मान से, वो ये है कि can we work on ASP.NET Core MVC kind of open source projects to get in the sites of large size companies? Is ASP.NET Core MVC good for this reason? जी हाँ, of course, ये तो बहुत बड़े हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो और कोई नहीं, एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट तो आपको नोटिस कर ही लेगा, but then other companies will also notice you. I'm very, very sure. So these are very high profile projects. So it's very good to be focusing on those.